Welcome back. And we were talking about mixed gendered scale, and we were looking at different examples that how different statements can be generated and how can we evaluate one person in comparison with the other. And we can assign different signs like plus would mean above, zero would mean equal to, and the minus would mean less than. So now we're moving towards the next method, and this is forced choice method. In the forced choice method, it is said that requires the rater to choose from statements designed to distinguish between successful and unsuccessful performance. Okay. For example, the first option is works hard or works quickly. The second option is shows initiative or is responsive to customers. The third option is produces poor quality or lacks good work habits. So हमें इनमें से किसी एक ऑप्शन को ही पिक करना है, and that is the reason कि it is said forced choice method. Okay, और जो कि हमने एक ही ऑप्शन को पिक करना है, तो उस बेसिस के ऊपर हम लोगों को फोर्सफुली प्लेस कर सकते हैं in certain category of their performance. Okay, so Merck began using this rating method for exempt employees when it found other methods resulted in 80% of the employees rated a 4 or higher on a 5-point scale. ठीक है, चूंकि वहां पर ये हम जो एक एग्जांपल मर्क की हम देख रहे हैं कि वहां पर मोस्टली लोग जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस साइड पर जा रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फोर्स चॉइस मेथड को अडॉप्ट किया। और फोर्स चॉइस मेथड के मुताबिक अब हमारे पास जो ऑप्शंस होंगी उनमें से आप किसी एक ही कैटेगरी में फॉल करोगे, और जब एक ही कैटेगरी में फॉल करोगे तो हमारे पास ज्यादा डेफिनेटिव आंसर्स आने के चांसेस हैं और ज्यादा कंफर्म हम ये बता सकते हैं कि कौन किन एस्पेक्ट्स में हाई परफॉर्मर है और कौन किन एस्पेक्ट्स में लो परफॉर्मर है। इसके तहत हमारे पास जब हम फोर्स रेटिंग स्केल यूज करते हैं तो वी ट्राई टू कम अप विद अ बेल शेप्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसमें कि सपोज एक सर्टेन percentage of the people would be average performers, certain would be having low performance and certain would be having high performance. तो ये आपका forced choice method का एक और implication वो बन सकता है। इसके बाद जब हम ट्रेट मेथड का जिक्र कर रहे हैं तो वी हैव नरेटिव फॉर्म्स और एसे मेथड एज वेल, जिसमें कि एक पेन पिक्चर ड्रॉ करने के बारे में कहा जाता है। पेन पिक्चर से मुराद ये है कि आप एक नरेशन के अंदर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो उस एम्प्लॉय के बारे में, जिसमें आप फर्दर कोई कमेंट एड अप करोगे रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द पर्सन यू आर गोइंग टू अप्रेज, जिस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में परहैप्स आपके ग्राफिक रेटिंग स्केल में या फोर्स चॉइस मेथड में या जो भी आपने एस्पेक्ट यूज किया, मेथड यूज किया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेड्स, उनमें किसी पर्टिकुलर ट्रेड का जिक्र ना किया गया हो, लेकिन आप समझते हो एज ए सुपरवाइजर कि वो पर्टिकुलर ट्रेड उस एम्प्लॉय में मौजूद है और उसकी परफॉर्मेंस में काउंट की जानी चाहिए, तो आप फर्दर कमेंट्स के लिए इस नरेटिव फॉर्म्स एंड ऐसे मेथड को यूज वो कर सकते हैं। सो फाइनल अप्रेजल्स आर फ्रीक्वेंटली इन अ रिटन नरेटिव फॉर्म। सुपरवाइजर रेट्स एम्प्लॉइज किस कॉन्टेक्स्ट में? नंबर 1 परफॉर्मेंस फैक्टर और स्किल, नंबर 2 गिव एग्जांपल्स ऑफ एन improvement plan, and then there can be explains good or bad performance areas. ठीक है, तो एक नरेशन के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर आप एक पूरी पेन पिक्चर एलैबोरेट कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके परफॉर्मेंस को, उसके ट्रेट्स को, उसके बिहेवियरल कंसर्न्स को आप एलैबोरेट वो करोगे। इससे हमें एक होलिस्टिक व्यू, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में पता चल जाता है कि एक एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म वो कर रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रेट मेथड्स। अब हम बिहेवियरल मेथड्स की तरफ आते हैं, और बिहेवियरल मेथड में हमारे पास 4 फर्दर उसके स्टाइल्स हैं। वी कैन हैव critical incident method, we can have behavioral checklist, we can talk about behaviorally anchored rating scale, which is commonly known as bars, and we can talk about behavior observation scale. Okay, ये 4 तरीकेकार हैं जिसमें कि हम behavioral methods के जरिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक और एवेल्युएट वो करेंगे। सबसे पहले behavioral data approach की हम बात करते हैं। behavioral standards are concrete. They provide employees with specific examples on the types of behaviors to engage in and to avoid if they want to do
well in the organization. Okay, so that is the purpose of conducting this behavioral method. यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि हमने टेक्निकली जब अपने फॉर्म्स एस्टैब्लिश करने होंगे तो इन तमाम मेथड्स को यूज करना हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है. मे बी आप सिर्फ ग्राफिक रेटिंग स्केल के मेथड को यूज करो और तमाम चीजों को एवेल्युएट कर लो. मे बी आप अदर मेथड में से कोई पिक करो और उसको बेस बनाकर आप तमाम फैक्टर्स को एवेल्युएट वो कर लो. ओके, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स भी कैलकुलेट करने हैं, आपको बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करनी है. ठीक है, सो ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि एक जॉब से रिलेटेड वो तमाम एस्पेक्ट्स की कैलकुलेट किए जा रहे हों जिन एस्पेक्ट्स पर परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होनी चाहिए या हो रही है. ओके, अब उसके लिए मेथड आप क्या यूज करते हो, सो वो उसमें आपको आजादी है, उसमें आपकी खुद मुख्तारी है कि आप किस मेथड के जरिए किस एस्पेक्ट को कैलकुलेट वो करना चाहते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इज टाइम कंज्यूमिंग. बिहेवियरल डाटा अप्रोच को यूज करना नो डाउट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इसमें हमारे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं. एज इट इज सेड, द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंकर्स इज क्लियर एंड कंक्रीट बट इट ऑफर्स ओनली एग्जांपल्स. ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल्स की रोशनी में हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियरल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट वो कर पाएंगे. उसकी हम अभी डिटेल्ड एग्जांपल्स अपनी स्लाइड्स में और कुछ डॉक्यूमेंट्स में वो देखते हैं. बिहेवियरल मेथड में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. क्रिटिकल इंसिडेंट के बारे में कहा जाता है कि दैट इज एन अनयूजुअल इवेंट दैट डिनोट्स सुपीरियर और इंफीरियर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन सम पार्ट ऑफ द जॉब. ओके, सपोजिटली एक पूरे साल के दौरान या एक क्वार्टर ऑफ एवेल्युएशन के दौरान एक एम्प्लॉय ने कुछ काम अच्छे किए, कुछ काम उससे खराब हो गए, तो जितने भी उसने एक्टिविटीज परफॉर्म की, जितने भी उसके सुपीरियर और इंफीरियर परफॉर्मेंस आउटकम्स थे, उनको आप एक फाइल में मेंटेन वो करते रहते हो. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हम उन फाइल्स को चेक कर लेते हैं कि टोटल पॉजिटिव इंसिडेंट्स कितने थे और टोटल नेगेटिव इंसिडेंट्स वो कितने थे. सो द मैनेजर कीप्स अ लॉग or diary for each employee throughout the appraisal period and note specific critical incidents related to how well they perform. तो ये टिपिकल सा तरीकेकार है जिससे कि हम एक साल भर की जो रिपोर्टिंग उस एम्प्लॉय के बारे में है, उसकी जो फाइल मेंटेन हो रही है, उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड एवेल्युएट वो कर लेते हैं. इसके बाद हमारे पास बिहेवियरल चेकलिस्ट मेथड है. बिहेवियरल चेकलिस्ट मेथड में इट इज सेड दैट द रेटर चेक स्टेटमेंट्स ऑन अ लिस्ट that the rater believes are characteristics of the employee's performance or behavior. Okay, इसमें एक चेकलिस्ट मेथड हम यूज करते हैं और उस चेकलिस्ट मेथड के तौर पर हम लोगों को एवेल्युएट वो करेंगे. उसकी एग्जांपल्स अभी आपको इन सब की मैं डिटेल में आगे कवर करूंगा. सो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल की जब हम बात करते हैं बार्स की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल स्केल्स, one for each dimension of job performance, typically developed by a committee that includes both subordinates and managers. Okay, so bars के बारे में एक और स्टेटमेंट भी कही जाती है कि bars का जो मेथड है वो सबसे ज्यादा elaborative स्टाइल के अंदर हमें डिटेल देता है टू चेक एंड कैलकुलेट द बिहेवियर्स. ओके, लेकिन सेकंड क्रिटिसिज्म जो बार से रिलेटेड हमारे पास मौजूद है और वो ये है कि इट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी टेक्निकल टू एस्टैब्लिश. इसके बारे में अभी हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स देखेंगे कि बार्स को एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है. फिल वक्त डेफिनेशन को दोबारा देख लें कि कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल स्केल्स, वन फॉर ईच डायमेंशन ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, टिपिकली डेवलप्ड बाय अ कमिटी दैट इंक्लूड्स बोथ सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स. इन सब के बरक्स अगर हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल की बात करें तो योर ऑथर सेज दैट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल दैट मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर व्हिच इज क्रिटिकल इंसिडेंट्स प्रेफर्ड ओवर बार्स. बॉस को तरजीह दी जा रही है बार्स की निस्बत फॉर मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, डिस्टिंग्विशिंग गुड परफॉर्मर्स फ्रॉम पुअर परफॉर्मर्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स. तो अब बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल के अंदर हमारे पास फर्दर लीवरेज अवेलेबल है, जिस लीवरेज में हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद पुअर परफॉर्मर्स एंड फीडबैक इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है और ट्रेनिंग नीड्स के बारे में भी डेटा हमारा बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल से कलेक्ट वो हो पाएगा.
अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, इनको हम फर्दर आगे भी एलेबोरेट करेंगे, जिसमें के बार्स की एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास आ रही है। अब जैसा आपको कहा गया कि एक वर्टिकल इवैल्यूएशन है, तो बेसिकली इट मींस द representation of the bars as it is on the slide. Low would mean 1, then average would range from 3, 4, 5 and high would go to 6, 7. ओके, तो ये 3 हमारे पास रेंजेस हैं, उसको हमने 7 स्केल पॉइंट्स के ऊपर वो एलेबोरेट कर दिया। अब 7 स्केल पॉइंट्स जो हैं, हर एक स्केल पॉइंट की इवैल्यूएशन, उसके लिए एक सेपरेट बिहेवियर एज एन एग्जांपल वो पुट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले लो साइड पर देखिए, that is will not change firefighting strategy in spite of flashbacks and other signs that accelerants are present. एक फायर फाइटर के बारे में बात हो रही है और फायर फाइटर के बारे में कहा जा रहा है कि वो नेग्लिजेंट बिहेवियर यूज कर रहा है और उसने एक्सेलरेंट्स जो फायर के हो सकते थे उनको टोटली नजरअंदाज कर दिया, तो दैट इज समथिंग लो वर्किंग। ठीक है, जिसके बरक्स अगर हम हाई साइड पर जाएं तो फाइंड्स द फायर व्हेन नो वन एल्स कैन। बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसे आग बुझ चुकी है, लेकिन द पर्सन न्यू कि कहां पर पोटेंशियल एक्सेलरेंट मौजूद है और कहां से आग दोबारा से नमूदार वो हो सकती है। तो ये उसकी हायर लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ फायर कैरेक्टरिस्टिक है कि जहां से उसने एक ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट किया जिस बिहेवियर से उसके परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड एज हाई। अब इन बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स हमारे पास जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, they are cannot identify location of the fire, cannot tell the type of fire by observing color of flame, understands basic hydraulics, uses type of smoke as indicator of type of fire. ठीक है, so correctly assesses best point of entry for fighting fire, एंड देन ऑब्वियसली उसने उस वक्त आग को ढूंढ निकाला जबकि बकिया सब समझ रहे थे कि शायद आग बुझ चुकी है। सो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं बार्स के कॉन्टेक्स्ट में, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल के कॉन्टेक्स्ट में, कि किस तरीके से आप परफॉर्मेंस को जज वो करोगे। अब हमारे पास ऑब्वियसली जब ये इंसिडेंट हो रहा है फॉर एग्जांपल फायर फाइटिंग का, तो ड्यूरिंग द इंसिडेंट आप ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं करते हो। आफ्टर द इंसिडेंट, वंस द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, उस वक्त एवेल्युएशन की जाती है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, आया वो करामत थी या करामत नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आप एक आर्मी से सपोज बिलोंग करते हो और आर्मी में आपने लोगों की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है, एंड देयर इज सम एक्टिव फाइट गोइंग ऑन द बॉर्डर, और एक्टिव फाइट में आप ये देखना चाहते हो कि लोगों की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो ऑब्वियसली ऐसा हरगिज नहीं होगा कि ड्यूरिंग द फाइटिंग when there are like different tanks and bombs and bullets all around, उस वक्त evaluation नहीं हो रही होगी। once the crucial time is over, once the crisis or the disaster is like controlled, तो उसके बाद देखा जाता है कि आपके परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज जो थी, आपकी जो वर्किंग स्ट्रेटजीज थी, वो किस कदर करामत और बेहतर थी। यही वजह है कि बार्स को अक्सर औकात आर्मी के अंदर भी यूज किया जाता है, बिहेवियरल यानी कि रेटिंग स्केल को, टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूं, जिस पीडीएफ फाइल के लिए मुझे ये स्लाइड शेयर ऑफ करना है, और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं एक पीडीएफ फाइल। ये देखिएगा, आई होप दिस पीडीएफ फाइल इज विजिबल टू यू। इस पीडीएफ फाइल में द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल बार्स फॉर इवेल्युएटिंग यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स पायलट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। ओके, अब एक अच्छी डेवलप्ड सेटअप के अंदर भी आपको एग्जांपल्स में दिखा रहा हूं कि बार्स को वो यूज किया जाता है। अब उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि किस किस एस्पेक्ट ऑफ जॉब को वो बार्स के पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट वो करेंगे। ठीक है, अब इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास रिजल्ट्स भी मौजूद हैं, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस डायमेंशंस की बात की जा रही है। पेज 5 के ऊपर जनरेशन ऑफ बिहेवियरल एग्जांपल्स की बात की जा रही है, रीट्रांसलेशन एंड एलोकेशन डिस्कस की जाएंगी, और फिर स्केलिंग की जाएगी।
ठीक है. नाउ सपोजिटली इफ वी मूव टू द पेज 5, उसमें हम बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने डेवलप किए परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव में, उनको हम गो थ्रू करते हैं. अब यहां पर पेज 2 पे मैं एक लम्हे के लिए रुक रहा हूं. टेबल 1 देखिएगा, प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, और यहां पर उन्होंने उसके तमाम जो जॉब रिलेटेड ऑब्वियसली पैरामीटर्स थे कि किस पैरामीटर के तहत हमने स्केल्स डेवलप करने हैं, उनका जिक्र वो किया हुआ है. लाइकवाइज अगर हम पेज 5 पर आए तो वहां पर हमें बेहतर तौर अंदाजा हो पाएगा कि उन्होंने परफॉर्मेंस जो पैरामीटर्स थे वो क्या लिए. अब ये देखिए यहां पर आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस डायमेंशंस उसकी बात की जा रही है. उसमें सबसे पहले वो कहता है कि जनरेशन ऑफ बिहेवियरल एग्जांपल्स, डिफरेंट जॉब कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आप एग्जांपल्स कोट करें कि एक पायलट अपनी फ्लाइट के दौरान क्या क्या स्टेप करेगा जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है, और फिर उन इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, इसमें अचीवमेंट, मोटिवेशन, कोऑपरेटिवनेस, स्ट्रेस टॉलरेंस, असर्टिवनेस, एग्रेसिवनेस, रिस्क टेकिंग, लीडरशिप, डिसाइसिवनेस, इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कशन वो करवाई जा रही है. अब इन पैरामीटर्स को एक्चुअली एलैबोरेट और ट्रांसलेट वो कैसे किया जाता है उसके बारे में देखिएगा. उसके लिए आपको मैं कोड डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं. ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपकी रेफरेंस के लिए गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड किए हुए हैं. अभी जो आपको कुछ मैंने पैरामीटर्स दिखाए यूएस आर्मी के हवाले से, एयरक्राफ्ट पायलट्स के हवाले से, सो वहां पर हमने देखा कि डिफरेंट पैरामीटर्स एवेल्युएट किए जा रहे थे. अब उनको एलैबोरेट कैसे किया जाता है उसकी एग्जांपल यहां पर देखिए. बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल गाइड एक आपको मैं दिखा रहा हूं. इस गाइड में सपोज आपको कैलकुलेट करना है एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन. ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं. And it is said, willingly accepts and follows instructions given by supervisor in the performance of duties, responds to training and coaching in a constructive manner. ये हमारे पास मेन एलेबोरेशन होगी कि आपने एक सुपरविजन को एक्सेप्ट करने को एलेबोरेट कैसे करना है. अब इस एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन में जिसमें willingly accepts and follows instructions given by supervisor in the performance of duties, responds to training and coaching in a constructive manner की बात की जा रही है. वहां पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं: meets expectations, exceeds expectations and does not meet expectation. अब अगर हम मीट्स एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसके पॉसिबल बिहेवियरल एग्जांपल्स क्या होंगी. इसकी पॉसिबल बिहेवियरल एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल रेडिली एक्सेप्ट्स एंड कंप्लीट्स असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटीज, attempts to improve performance following constructive criticism, follows policies set by supervisor without reminder, cooperate willingly with supervisor, follows specific instructions. ओके, तो ये हमारे पास मीट्स एक्सपेक्टेशन की एग्जांपल्स हो गई. अगर हम एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो उसमें वो कहता है कि डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल एबिलिटी टू आइडेंटिटी एंड to independently complete assigned responsibilities, never complains about assigned tasks, improve performance following constructive criticism, knows and follows all policies set by supervisor. ये हमारे पास एग्जांपल्स बन गई एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस की. और इनमें से जो भी ऑप्शन, जो भी एग्जांपल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी किसी एम्प्लॉय के गिवन कंडक्ट के साथ, उसको हम यहां पर चेक बॉक्स को टिक वो करेंगे. इसी तरह डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन में वो बात करता है कि कंप्लेन्स अबाउट असाइन टास्क्स, ऑफ्टन क्वेश्चन सुपरवाइजरी रिक्वेस्ट्स, fails to consistently follow all policies set by supervisor, becomes upset when constructively criticized, and sometimes fails to follow specific instructions. This is the category of does not meet expectation. Okay, और हम ये किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? हमारा कॉन्टेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन, जिसमें willingly accepts and follows instruction given by supervisor in the performance of duties, responds to training and coaching in a constructive manner. तो वहां पर हमने एग्जाम्पल्स के साथ लोगों के बिहेवियर्स को वो इवेल्युएट किया. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बार्स सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप एंड वेरी कॉस्टली समटाइम्स टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट.
लाइकवाइज दूसरी एग्जांपल देखिए, अगर हम एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आपको याद हो कि हमने पिछले सेशंस में कुछ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किया था, उस क्रिटिकल एनालिसिस में वी टॉक्ड अबाउट कि आपने एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया, तो उसके लिए कैलकुलेट करने का जो अप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है दैट इज टू डेवलप द बार्स, ना कि आप उसको ग्राफिक रेटिंग स्केल में विदाउट एनी एविडेंस 1 to 5 के ऊपर एवेल्युएशन करवा लो। ओके, फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखिए कि अगर हमने एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बिहेवियर को कैलकुलेट करना है, तो उसका जो हम एंकर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि यू डिफाइन द एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहां पे डेफिनेशन में अडैप्ट्स रेडिली टू न्यू सिचुएशंस एंड चेंजेस इन द वर्कप्लेस, वर्क्स वेल अंडर प्रेशर, learns and functions well under widely different situations and circumstances। अब अगर ये डेफिनेशन है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास रेटिंग्स हैं, मीट्स एक्सपेक्टेशन, एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस और डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन, और फिर हर एक कैटेगरी के अंदर हमने उसकी पॉसिबल बिहेवियरल एग्जांपल्स रिलेटेड टू एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वो दे दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीट्स एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो उसमें वो कहता है कि रेडिली एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज, easily handles a wide variety of tasks and sometimes currently readily comprehends new job related information, performs well under widely different and or changing circumstances। तो ये सब meets expectation की examples होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय का बिहेवियर इज exceeds expectation related to adaptability and flexibility, तो उसकी एग्जांपल्स हैं functions effectively under unusually high levels of mental and emotional stress, capable of assisting other staff with change while maintaining regular personal workload, and conforms to changing demands with a positive attitude and skills। Likewise, अगर हम adaptability and flexibility में does not meet expectation के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें हमें एग्जांपल्स जो सुटेबल देखनी होंगी जिसके साथ हम मैचअप करेंगे एक एम्प्लॉय की वर्किंग को। Those examples can be has difficulty adjusting to changes in workload or assignments, then becomes nervous or upset under normal job stress, loses composure under higher than normal stress level, and lacks patience when dealing with more than one assignment। ओके, तो यहां से हमें अंदाजा हो रहा है कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स की सपोर्ट से हम एक डिग्री एवेल्युएशन कर रहे हैं एक एम्प्लॉय की रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन और बिहेवियर अंडर डिस्कशन। ओके, सो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ओके, यहां पर हमारा आज का सेशन वो खत्म होता है। इंशाल्लाह यहां से हम नेक्स्ट टाइम अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग अस टुडे।